हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक देखा था? लखनऊ पैक्ट तक देख लिया था कि लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था। तिलक क्या हुए थे? कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसमें जुड़ गए थे। कांग्रेस के अंदर दोनों आपस में साथ हो गए थे। इसके आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? अराइवल ऑफ गांधी जी, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी 1915। तो क्या होता है, जो महात्मा गांधी होते हैं वो अफ्रीका में कुछ काम के वजह से जाते हैं। अफ्रीका कुछ काम के वजह से, कुछ केस के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे बहुत सालों तक रहते हैं। वहाँ भी वो अपने तरीके से काम करते हैं और वहाँ के लोग जो इंडिया से काम करने लिए गए थे, उन लोगों के साथ भी लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ पे भी अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे भी अपना सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तरह से नॉन कॉपरेशन ही बोल लो। तो वहाँ पे पहला अफ्रीका में वो अपना पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं अफ्रीका में गांधी जी। और वही चीज जब देखते हैं कि अफ्रीका में ये सक्सेसफुल हो गया, अफ्रीका में ये सक्सेस हो जाता है। ठीक है, अफ्रीका में जब सक्सेस हो जाता है और जब भी इंडिया वापस आते हैं, तो इंडिया में भी वही कंडीशन देखते हैं कि इंडिया में भी अंग्रेज किस तरह से लोगों पे जुल्म ढा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे गुलामी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वो इंडिया में भी सत्याग्रह के तरीके से ही लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। उसके पहले जब इंडिया आते हैं तो इसके जो पॉलिटिकल गुरु थे, गोखले, पॉलिटिकल गुरु जो थे गोखले, ये इसके महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, तो गोखले ने ही महात्मा गांधी को एक सलाह दिया था, अगर आप अगर मास मूवमेंट करना है, अगर इंडिया में मास मूवमेंट करना है तो पहले इंडिया को जानो, इंडिया को जानो, इंडिया में घूमो, यहाँ के हर एक लोगों से मिलो, हर एक कास्ट, हर एक अपर हो या लोअर हो, हर जगह कास्ट से पहले तुम उनके बीच में अपना जगह बनाओ, उसके दिलों में अपना जगह बनाओ। ऐसा करो कि वो लोग तुम्हारे बातों को फॉलो करें। तो वही काम किया। पहले तो 1915 में इंडिया आए और वो 1 साल तक, 1 ईयर तक वो तो कुछ नहीं किए, कोई मूवमेंट वगैरह शुरू नहीं की। 1 साल तक पहले वो इंडिया में पूरा घूमे, 1 साल तक पूरा इंडिया में घूमे, अलग अलग जगह पे गए, इंडिया के जो बड़े बड़े प्रोविंस थे वहां पे गए और इंडिया को जानने का कोशिश किया कि इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस जगह पे इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस जगह को जानने का कोशिश किया। ठीक है, अब जैसे ये घूम लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, 1916 में, 1916 दिसंबर में क्या होता है, कांग्रेस का सेशन लगा रहता है। ठीक है, लखनऊ में कांग्रेस का सेशन लगता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ लखनऊ पैक्ट हुआ था ना 1916 में, तो इसमें गांधी जी भी थे। ठीक है, 1916 लखनऊ पैक्ट में गांधी जी भी शामिल थे। तो यहीं पे गांधी जी थे, तो गांधी जी तो नया नया लीडर है, इनको उतना कोई जानता नहीं था। ठीक है, लेकिन कोई कोई है जो जानता था। तो बिहार से क्या है, बिहार से चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एक किसान जो होते हैं वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आते हैं और महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए, कि चंपारण में किस तरह से जो इंडिगो का कल्टीवेशन है उसके वजह से वहाँ के किसानों को कितना दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। इंडिगो मीन्स नील का खेती, नील का खेती है, जिसके वजह से किसानों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। वहाँ पे फसल बर्बाद हो गया था और ये एक तरह से कैश क्रॉप है, मतलब इसको खाया नहीं जा सकता है, इसको सिर्फ बेचा ही जा सकता है। और अंग्रेजों ने तीन कठिया सिस्टम लगा दिया था कि हाँ, तुमको इतना इतना भाग पे तो इंडिगो उगाना ही है, नील उगाना ही उगाना है। और ऐसे में उस समय क्या हुआ था, सूखा पड़ने की वजह से सारा फसल बर्बाद हो गया था, जिसके वजह से
जो किसान है वो टैक्स पे नहीं कर पाए थे, फसल दे नहीं पाए थे और अंग्रेजों ने टैक्स माफ भी नहीं किया और उल्टा और ज्यादा टैक्स लगाते ही जा रहे थे। इसकी वजह से वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। इसीलिए वहाँ के जो किसान है राजकुमार शुक्ल, वो जाते हैं लखनऊ पैक्ट जहाँ पे हो रहा था, लखनऊ सेशन 1916 में। वहां पे जाते हैं गांधी जी को इनविटेशन देने के लिए कि आप आइए हमारे चंपारण में, और यहाँ पे भी अंग्रेजों से हम लोग को छुटकारा दिलाइए। अंग्रेजों से किसान जो लड़ रहे हैं, वो जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, उससे कुछ उपाय निकालिए। ठीक है, तो जाते हैं। क्या होता है, 1917 में वो चंपारण के लिए रवाना हो जाते हैं। 1917 में वो चंपारण की ओर जाते हैं। ठीक है, अब चंपारण जाते हैं तो इंडिया में ये पहला सत्याग्रह होता है चंपारण में। फर्स्ट सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह होता है इंडिया में। इंडिया का जो ये पहला सत्याग्रह होता है चंपारण में। ठीक है, चंपारण में पहला सत्याग्रह होता है जो कि इंडिगो के अगेंस्ट किया जाता है। ठीक, इसमें भी बहुत लंबा कहानी है, उतना कहानी जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानना है कि गांधी जी ने कहाँ पे कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये पहला सत्याग्रह था अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में। तो वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह। और ये किसके लिए था, इंडिगो के लिए था, नील की खेती के लिए था। तो जब गांधी जी वहां पे गए और अंग्रेजों को जब पता चला कि महात्मा गांधी यहाँ पे आ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, महात्मा गांधी के चंपारण एंट्री पर रोक लगा दिया कि नहीं, आप चंपारण में एंट्री नहीं कर सकते हैं। चंपारण एंट्री पे रोक लगा दिया गया। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी एंट्री किए। अब जैसे ही एंट्री करते तो बहुत हजारों की संख्या में किसान उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और वो मांग करते हैं कि किसानों का जो कठिया सिस्टम है उसको हटाया जाए, जो टैक्सेशन है उसको कम किया जाए, थोड़ा माफ किया जाए टैक्स को। ठीक है, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। तो चंपारण में एंट्री करने से रोक लगा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गांधी जी धरने पे बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको टैक्स को कम करने के लिए धरने पे बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसको कोर्ट पेश किया जाता है। लेकिन कोर्ट में इतना ज्यादा संख्या में भीड़ होने की वजह से जज को भी ये गांधी जी को रिहा करना पड़ा और अंग्रेजों को भी गांधी जी का बात मानने पे मजबूर होना पड़ा कि इतनी ज्यादा संख्या में कोर्ट को घेर लिया गया था किसानों के द्वारा कि मजबूरन जज को भी उसको गांधी जी को रिहा करना पड़ा और अंग्रेजों को भी गांधी जी का बात मानना पड़ेगा। नहीं, तीन कठिया सिस्टम ठीक है, हटा दिया जाता है, टैक्स को कम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला सत्याग्रह है गांधी जी का, वो सक्सेसफुल हो गया। पहला सत्याग्रह सोचो, पहला बार इंडिया में आए गांधी जी, बिहार गए, चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किए और वो सक्सेसफुल भी रहा। और ये हिस्ट्री में भी है कि जो भी आंदोलन हुआ है वो बिहार से ही शुरू हुआ है। कोई भी पहला आंदोलन है वो बिहार से ही शुरू हुआ है। यहाँ तक कि जो 1857 में क्रांति हुआ था वो भी बिहार से ही शुरू हुआ था। और आजकल भी, आज भी अगर कोई आंदोलन शुरू होता है, बड़ा आंदोलन, तो वो बिहार से ही शुरू होता है। क्यों ना स्टूडेंट आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, बड़ा बड़ा आंदोलन, वो बिहार से ही स्टार्ट होता है। यहाँ तक कि जो अग्निवीर लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अग्निवीर लॉन्च किया गया था, जिसमें कि जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी है, इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या गया था, घटा दिया गया था कि हाँ, कुछ लिमिटेड साल के लिए ही यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद फिर वो रिटायर हो जाएंगे। और उसको क्या होगा, जो रिटायरमेंट के बाद पैसा दिया जाता है पेंशन, वो भी नहीं दिया जाएगा, बस कुछ मतलब 10 या 11 लाख कुछ था, उतना दिया जाएगा। तो इसका आंदोलन भी, इसके खिलाफ आंदोलन भी बिहार से ही शुरू हुआ था। तो बिहार आंदोलन का केंद्र है, कोई भी आंदोलन बिहार से ही होके शुरू होता है। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह भी बिहार से शुरू हुआ और ये सक्सेसफुल हो भी गया। ठीक है, उसके बाद जो गांधी जी है वो अपना दूसरा सत्याग्रह कहाँ पे करते हैं,
खेड़ा में करते हैं। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहाँ पे टैक्स रिलीफ के लिए बात करते हैं, मतलब जो फैक्ट्री मिल है, ठीक है। ये खेड़ा में भी क्या होता है, टैक्स रिलीफ का ही बात होता है। यहाँ पे भी किसानों पे बहुत ज़्यादा टैक्स आ गया था और अकाल पड़ा था, उसकी वजह से टैक्स पे नहीं कर पाए थे, इसलिए यहाँ के किसानों के भी ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स आ गया था। इसके वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाने की वजह से जो किसान है वो परेशान थे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, गांधी जी ने आके अपना आंदोलन शुरू किया और यहाँ पे भी सफल हो गया। अंग्रेजों को झुकना पड़ा, टैक्स रिलीफ देना पड़ा, टैक्स को माफ करना पड़ा कुछ। उसके बाद अगला है, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मतलब जो मिल होता है, वो मिल जो ओनर था वो इंडियन ही था। मिल का जो ओनर था वो इंडियन ही था, वो अंग्रेज नहीं था। लेकिन फिर भी एक तरह से गांधी जी का सपोर्ट था। अब हुआ क्या था, मिल वर्कर को जो बोनस दिया जाना था वो बोनस नहीं दिया गया था। और मजदूरों के द्वारा मांग था कि हम लोग को जो एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है वो भी दिया जाए और कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट भी किया जाए। तो जो वहाँ के ओनर था वो मान नहीं रहा था। तो इसके वजह से क्या हुआ, गांधी जी जो थे वो भूख हड़ताल कर देते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, ठीक है। भूख हड़ताल कर देते हैं। भूख हड़ताल के साथ कौन रहता है, जो मिल ओनर की बहन है, मिल ओनर की बहन है, वो भी गांधी जी के साथ भूख हड़ताल करती है। और एक्चुअली अगर देखा जाए, जो मिल ओनर है वो गांधी जी का फ्रेंड रहता है। तो गांधी जी तो चाहते तो अपने दोस्त के साथ रहते, लेकिन नहीं, उन लोग गांधी जी क्या किए, दोस्त के साथ ना दे के वो मजदूरों का साथ दिए कि नहीं, यहाँ पे मजदूर इम्पोर्टेंट है, मजदूरों का हक मिलना इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो अपने दोस्त का साथ ना दे के मजदूरों का साथ देते हैं और उसकी बहन भी मजदूरों का साथ देती है और वो भूख हड़ताल पे बैठती है। तो अब ऐसे में क्या होता है, जो मिल ओनर है उसको मजबूरन गांधी जी का बात मानना पड़ता है और मजदूरों को कुछ बोनस और कुछ सैलरी इंक्रीमेंट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो भी सफल हो जाता है, खेड़ा का भी सफल हो जाता है, चंपारण भी सफल हो जाता है। तो जो पहला 3 2017 में, सॉरी 1917 में, 1918 में और 1918 में, ये तीनों 2 साल में जो किया सत्याग्रह, वो तीनों का तीनों सफल रहा। और ये एक तरह से क्या था, अहिंसा, कोई भी इसमें हिंसा नहीं हुआ था, ठीक है। भूख हड़ताल किया, धरना दिया, तो इसमें कोई हिंसा तो नहीं है। तो ये अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ा और इसमें विजय हासिल हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, गांधी जी अहिंसा के साथ सफल हो जाते हैं, ठीक है। और यही अहिंसा को वो फॉलो करते हैं और आगे चल के हर आंदोलन में अहिंसा को ही फॉलो करते हैं। कहीं पे भी अगर हिंसा होता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है और वो आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आगे देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में जब हिंसा हो जाता है तो वो आंदोलन को वापस ले लेते हैं कि नहीं, हमको हिंसा पसंद नहीं है, अगर कोई चीज में हिंसा हो रहा है तो उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। अब होता है कि आगे हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट, अब ये रॉलेट एक्ट क्या होता है, ये रॉलेट एक्ट 1919 में लाया जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया जाता है और ये समय क्या है, वर्ल्ड वॉर, एक समय क्या है, वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। अब चूंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हो रहा था तो अंग्रेजों को इंडियन सोल्जर्स की मदद चाहिए हुई थी। तो वो क्या किया, कांग्रेस से हेल्प मांगा कि नहीं, हम लोग को हेल्प चाहिए, अम, अम, लड़ने के लिए, वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो हम लोग को सोल्जर्स का जरूरत है। तो अब अगर आप लोग बोलेंगे तो लोग हम लोग का हेल्प करेंगे, आर्मी में शामिल होंगे और लड़ाई लड़ेंगे हम लोग के साथ। तो यहाँ की कांग्रेस तो साथ देना नहीं चाहती है, वो बोलती कि हम लोग को स्वराज दो तो हम लोग साथ देंगे। तो अंग्रेज जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम आप लोग के लिए कुछ एक्ट पास करेंगे, कुछ कानून लाएंगे जो आप लोग के लिए हित में होगा, ठीक है। तो ऐसे में उन लोग तैयार हो जाता है। अब जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और वो एक क्या बोलते हैं, बिल पास करता है, जैसे
जैसा कि अंग्रेजों ने बोला था कि हम क्या-क्या देंगे, तो एक बिल पास करता है और वो बिल में इंडियंस के लिए भी कुछ भी अच्छा नहीं था। इंडियन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेज विद्रोह करने लगे कि ये क्या है? हम लोग के साथ तो धोखा हो गया। पहले तो अच्छा खासा बहला-फुसला लिया, हम लोग का हेल्प ले लिया। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो बस हम लोग का कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसे में इन लोगों का गुस्सा आ गया। तो इस मतलब इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, रॉलेट एक्ट लाया। अब रॉलेट एक्ट क्या था, अगर कोई भी आंदोलन करेगा, मतलब कोई भी अंग्रेज के खिलाफ जाएगा, कोई भी अंग्रेज के खिलाफ जाएगा तो क्या-क्या करेगा, उसको अरेस्ट कर लेगा। कोई भी अंग्रेज के खिलाफ जाएगा तो उसको क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा। और अरेस्ट करने पे उसको क्या करेगा, जेल में ही डाल देगा, कोर्ट में पेश नहीं करेगा। कि ऐसा सिस्टम था कि इसमें कोर्ट में नहीं लेके जाएगा, कोर्ट में लेके तुमको नहीं जाएगा, सीधा जेल में बंद कर देगा, सीधा जेल में बंद कर देगा कि तुम जेल में ही रहो। ना तुम अपील कर सकता है, ना वकील रख सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कोर्ट में भी अपील भी नहीं कर सकता है। तो गांधी जी इसको बोले थे, ना अपील, ना बिना दलील का ये कानून है, बिना अपील बिना दलील का ये कानून है, इसमें कोई 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 खास नहीं है। ये तो एक तरह से हम लोग को दबाने का काम करेगा, हम लोग का फायदा उठाने का काम करेगा। हम लोग इसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि जो इंडियंस है वो कोई भी आंदोलन ना कर सके, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ना कर सके। ये रॉलेट एक्ट बहुत ही खराब है, ये रॉलेट एक्ट बहुत ही खराब है। जैसे आजकल का एनएसए है, आज इंडिया में, एक मिनट, इंडिया में अभी एक कानून है एनएसए, ठीक है। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें क्या होता है, किसी को भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसको शक हो कि ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होगा। अगर ये उसको उसके ऊपर शक होगा कि नहीं ये कुछ टेरर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या ये भारत की शांति के लिए कुछ कर सकता है, कुछ अ, मतलब कुछ भी ऐसा करे जिसको भारत सरकार को लगे कि ये सही नहीं है, गलत है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकता है 6 महीने के लिए, ठीक है? और ये ना ही उसको कोर्ट में पेश करेगा। तो ये एक बहुत ही गंदा कानून है। एक तो था टेररिस्ट के लिए, लेकिन कुछ-कुछ सरकार क्या करती है, इसको गलत तरीके से यूज़ कर लेती है। जैसे अभी सोनम वांगचुक लद्दाख में जो हुआ, वो एनएसए के अंदर ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसको क्या बोला गया कि ये देशद्रोह है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। तो क्या किया, एनएसए के तहत क्या किया, सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। और अब ऐसे एनएसए में उसको ना कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ना इसका बेल करवाया जा सकता है, कुछ नहीं करवाया जा सकता है। तो सेम वही चीज़ था रॉलेट एक्ट, जैसा आज एनएसए है वैसा ही रॉलेट एक्ट था। इसमें अगर ज़रा-सा भी अंग्रेज़ों को लगेगा कि हम लोग के विरोध में कोई जा रहा है, तो उस शक के आधार पे भी किसी को भी अरेस्ट कर सकता था और जेल में डाल सकता था, कोर्ट में भी ले जाने का ज़रूरत नहीं होता था। तो इसीलिए इसका विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा कि नहीं ये गलत है, ये हम लोग के साथ धोखा हो गया है, ठीक है? तो इसी के विरोध में 2 लीडर थे, ठीक है? सफीदुन किचलू, ठीक है? तो उसको अरेस्ट कर लिया, 2 लीडर थे, उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया अमृतसर में। अमृतसर में क्या किया, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ पे? अमृतसर में। अमृतसर, पंजाब। पंजाब में है अमृतसर। तो अमृतसर में क्या हुआ, 2 लीडर को अरेस्ट कर लिया रॉलेट एक्ट के तहत। रॉलेट एक्ट के तहत 2 लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ, उन लीडर को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। उस ग्राउंड का नाम था जालियांवाला बाग। उस ग्राउंड का नाम क्या था? जालियांवाला बाग। और उस समय क्या था, बैसाखी का टाइम था। उस समय क्या था? बैसाखी का टाइम था। बैसाखी मेला था। बैसाखी अप्रैल में, अप्रैल का टाइम था। अप्रैल का टाइम में क्या होता है, अमृतसर में वैसाखी मेला लगता है। तो बहुत सारे लोग मेला घूमने के लिए इस ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे।
और इसी ग्राउंड में कुछ लोग अपना मीटिंग भी कर रहे थे कि कैसे हम लोग उस दोनों लीडर को छुड़वा सकते हैं, कैसे बाहर उन लोग को निकलवाना है। तो उसका मीटिंग भी चल रहा था। तो कहीं से खबर मिला जनरल डायर को कहीं से खबर मिला कि यहाँ पे बगावत चल रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये जनरल डायर को पता चला। अब जनरल डायर क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ में क्या होता है, हम कहीं भी ग्रुप बना के इकट्ठा नहीं हो सकते, दो से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अब ऐसे में अचानक से मार्शल लॉ लागू कर दिया। वहां पे तो मेला में जो घूमने के लिए आए हैं उन लोग को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, क्योंकि अचानक से लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब वहां पे क्या हुआ, उधर से जनरल डायर आता है और इस जो जालियांवाला बाग के अंदर एक ही गेट होता है, छोटा सा गेट होता है, उसको क्या किया कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और बिना कोई वार्निंग के, आप जैसे मान लो अगर वहां पे तो मेला लगा हुआ है, बहुत सारे छोटे बच्चे और महिलाएं बूढ़े बहुत सारे लोग थे, मेला घूमने के लिए आए थे। तो उन लोग का तो उन लोग क्या करें, उन लोग को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हुआ है, हम लोग भीड़ नहीं लगा सकते हैं। तो एक बार वार्निंग तो देना चाहिए भाई, किसी को भी वार्निंग तो देना चाहिए कि हाँ यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे भीड़ नहीं लगाना है। तो ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा गेट क्लोज किया, छोटा सा गेट था वहां भी क्लोज किया, फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। वहां पे पीसफुल क्राउड था, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, तो अचानक से वहां पे क्या हुआ, गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो वहां पे सामने फ्रंट डोर से ही गोली बरसाना शुरू हो गया। अब ऐसे में सब लोग डर गए, भगदड़ मच गई, सब भागने लगे, भाग भाग के दीवार तड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना दीवार भी ऊंचा था कि लोग तड़प नहीं पा रहे थे, तो लोग वहीं गोली खा के वहीं मर रहे थे, वहीं दब रहे थे। उसी के ऊपर लोग चढ़ चढ़ के पास हो रहे थे। ठीक है, बहुत कोई तो कुआं में, वहां पे कुआं भी था, वहां उस कुआं में भी कूद जा रहे थे। ठीक है, गोली मतलब हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पे मरे थे। एक तरह से एक ब्लैक डे था वो। ठीक है, 100 नहीं, थाउजेंड्स की संख्या में लोग मरे थे। अंग्रेजों का कहना था कि कुछ 100-200 लोग ही मरे हैं, अंग्रेजों का कहना था। लेकिन यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में मरे थे, 1000 से 2000 के आसपास लोग यहाँ पे मरे थे। तो सोचो कितना बड़ा मैसेकर था ये, कितना बड़ा ये हत्याकांड था उस समय का, जालियांवाला बाग में। ठीक है, और ये देखते हुए गांधी जी को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड में, क्यों हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं गांधी जी, वो अपना जो आंदोलन थे, सत्याग्रह था, उसको वापस ले लेता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये तो मनचाहा है, किसी को भी हजारों हजार की संख्या में बिना वार्निंग दिए गोली चलाना, वो भी निर्दोष लोगों पे, निहत्थे लोगों पे, ये सही नहीं है कहीं से भी। अब क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 और 22 के बीच में चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको लॉन्च किसने किया था, गांधी जी ने। लॉन्च किसने किया था, गांधी जी ने। क्यों किया था, आफ्टर जालियांवाला बाग इंसिडेंट। किसके बाद, आफ्टर जालियांवाला बाग इंसिडेंट, जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और खिलाफत इशू, ये खिलाफत इशू क्या होता है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, ये टर्की का, पहले वो टर्की में ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वो ऑटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया, युद्ध में हरा दिया। और वहां पे जो मेन लीडर हुआ करते थे, जो धार्मिक गुरु बोल लो या फिर रिलीजियस बोलो, वहां पे जो किंग थे वो क्या था, खलीफा। खलीफा हुआ करते थे, वहां के जो मेन लीडर थे, जो रिलीजियस लीडर थे, उसको खलीफा बोला जाता था। तो ये खलीफा का पोस्ट क्या किया, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया हराने के बाद। तो मुस्लिम जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम थे वो सभी इसके अगेंस्ट में
आवाज़ उठाते हैं कि खलीफा का पोस्ट ख़त्म नहीं करना चाहिए, खलीफा को रहने देना चाहिए। तो यही है कि जो खलीफा का मांग था वो इंडिया में भी उठा था, और इसी से क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन। इसी से क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इसी से खिलाफत आंदोलन हो गया, और ये दोनों जुड़ गया, इसमें जुड़ गया खिलाफत आंदोलन भी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गया। गांधी जी ये एक अच्छा अवसर देख रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। ये चाहते थे गांधी जी किसी तरह से मुस्लिम भी इस आंदोलन में शामिल हो जाए, और खिलाफत आंदोलन के साथ क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन की वजह से मुस्लिम भी हिंदूस के साथ शामिल हो गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में। ठीक है, और ये इसमें बढ़ चढ़ के साथ देना शुरू किए। इसमें क्या था, एम्ड टू बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड, ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार। जैसा कि स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था 1905 में, जो स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था। ठीक है, कि जितने भी फॉरेन गुड्स है उसको बहिष्कार करना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा था। जितने भी बाहर की वस्तुएं थे उसको बहिष्कार किया जा रहा था, जितने भी संस्थान हैं, नौकरियां हैं, उसको छोड़ा जा रहा था। ठीक है, इस तरह से करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा था। इसका मतलब ही क्या है, असहयोग। असहयोग का मतलब साथ देना, असहयोग का मतलब साथ नहीं देना। तो क्या हुआ, इसमें साथ हम लोग नहीं देंगे, चाहे हम नौकरियों में हो, स्कूलों में हो, कुछ भी हो। यहाँ तक कि स्टूडेंट स्कूल छोड़ रहे थे, वकील कोर्ट छोड़ रहे थे, जो प्रोफेसर्स है वो पढ़ाना छोड़ दिए कि नहीं, हम लोग अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज कोर्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। तो यही होता है असहयोग आंदोलन, कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम अंग्रेजों का साथ नहीं रहेंगे। इसी को बोलते हैं असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साथ नहीं देना। अब साथ नहीं देंगे तो अंग्रेज कमजोर होगा, इसके वजह से हम लोग का बात मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लगातार धीरे धीरे हर एक पार्ट में फैलना शुरू हुआ, हर एक प्रोविंस में फैलना शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या, यूपी का एक छोटा सा गांव है, ठीक है, चौरी चौरा। वहीं चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो जाता है, हिंसक घटना हो जाता। होता क्या है, जब रैली आगे बढ़ रही थी तो जो पुलिस वाले थे वो रैली को रोक रहे थे। इसी बीच क्या होता है, रैली को रोकने के वजह से क्या होता है, जो रैली में लोग थे वो थोड़ा उग्र हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा बात बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे लगभग 20 या 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जला दिया जाता है। ठीक है, तो थाने के अंदर 20-22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है, और ये जितने भी 20-22 पुलिस वाले थे वो सारे इंडियन थे, ऐसा नहीं कि यूरोपियन थे, इंडियन पुलिस वाले थे। अब ये देख के गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो अहिंसा था, इसमें हिंसा क्यों कर रहा है, इसमें वायलेंस क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे वायलेंस होने के वजह से ये क्या किया, 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ चुका था, अगर कुछ दिन और मूवमेंट अगर रह जाता तो अंग्रेज उसी समय भारत शायद छोड़ देते या कुछ हम लोग को अधिकार दे देते, क्योंकि अंग्रेज बहुत कमजोर पड़ रहे थे। ठीक है, और एक छोटा सा गलती, ये चोरी चोरी घटना के कारण, एक छोटा सा गलती होने के कारण वो आंदोलन को वापस लेना पड़ा, जिसके वजह से वो आंदोलन रुक गया, और अंग्रेज जो चाहते थे वो हो गया कि आंदोलन रुक जाए। ठीक है, तो इसके वजह से तो गांधी से बहुत कोई नाराज हो गए कि ये गांधी जी को नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है, अगर थोड़ा दिन और रहता मूवमेंट तो हम लोग को आज़ादी, मतलब हम लोग को स्वराज मिल सकता था, हम लोग को अपना मांग पूरा करवा सकते थे, अंग्रेज का कमज़ोर पड़ रहे थे। लेकिन गांधी जी ने एक ना सुनी, बोले नहीं, यहाँ पे हिंसा हुआ है और मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, तो ये आंदोलन तो नहीं चल सकता है, ये आंदोलन को वापस लेना ही पड़ेगा। तो गांधी जी उस समय लीडर थे तो सबका बात मानना पड़ा, और आंदोलन वापस ले लिया गया। और जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो क्या हुआ, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। लगभग 4-5 साल के लिए गांधी जी जेल चले जाते हैं।
ये जेल में डाल दिया जाता है गांधी जी को, ठीक है। उसमें ट्रायल चलता है गांधी जी को। तो कुछ साल के बाद फिर गांधी जी रिहा होते हैं, ठीक है। गांधी जी वहाँ पे रिहा हो जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं कुछ सालों के बाद। तो कुछ सालों के बाद क्या होता है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये 1930 से 34 तक चला था। ये अच्छा खासा लंबा टाइम तक चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब क्या, आज्ञा मानना। ओबीडिएंट का मतलब हम लोग लिखते हैं ना, लेटर में लिखते हैं प्रिंसिपल या योर ओबीडिएंट। तो ओबीडिएंट का मतलब क्या, आज्ञाकारी, मतलब उसका बात मानना। डिसओबे मतलब क्या होता है, उसका बात न मानना, उसका बात न मानना। तो यही सिविल डिसओबीडिएंट, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब क्या होता है, आज्ञा न मानना। तो इसमें यही गांधी जी ने वही किया कि हम लोग जो अंग्रेजों का है वो बात नहीं मानेंगे, जो भी अंग्रेज कहेंगे वो हम नहीं सुनेंगे। हुआ क्या था, इस चीज को करने के लिए, आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए वो क्या किए, जो सॉल्ट टैक्स था, सॉल्ट टैक्स। पहले क्या होता था, अंग्रेज नमक पे भी टैक्स लेते थे। अब चूंकि नमक एक ऐसा चीज है जो हर कोई खाता है, नमक के बिना रह नहीं सकता है। तो गांधी जी ने क्या किया, नमक को चुना, क्योंकि नमक के साथ हिंदू भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना नमक के किसी का चल नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले गांधी जी ने नमक को चुना। क्यों ना सबसे पहले नमक कानून को ही तोड़ा जाए। नमक कानून का मतलब नमक टैक्स, नमक पे जो टैक्स दिया जाता था उसको हम लोग तोड़े। तो उसमें क्या रूल था कि जो भी इंडियंस हैं, जो भी इंडियंस हैं वो नमक खुद से नहीं बना सकते हैं, नमक खुद से नहीं बना सकते हैं। अब जैसे समुद्र किनारे जो लोग रहते तो पहले खुद से नमक बनाते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने बाद जो नमक बनाने का काम है वो अंग्रेज ले लिए। तो नमक हम लोग खुद से बना भी नहीं सकते। अगर हम लोग का अगर मान लो समुद्री तट पे घर है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपने से बना लेंगे और यूज कर लेंगे, नहीं। नमक बनाना ही नहीं है, और उस पे खरीदेंगे तो अगर बनाएंगे तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। खरीदेंगे तो उसका टैक्स तो लगेगा ही, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो उसका अलग से टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, अंग्रेजों को। और यही कानून को तोड़ा गया, यही कानून को तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा। अब हुआ क्या था, साबरमती आश्रम से, अब ये देखो दांडी मार्च, क्या हुआ था, दांडी मार्च निकाला गया, किसके लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। हुआ क्या था, उसका जो आश्रम था साबरमती में, कहाँ पे, साबर साबरमती में उसका आश्रम था। तो साबरमती से चल के, साबरमती से चल के वो दांडी, वो पैदल यात्रा किए थे, साबरमती से दांडी तक वो पैदल यात्रा किए थे। और वहां पे जाके वो अपना नमक कानून तोड़े थे। और जब वो चले थे, जब वो स्टार्ट किए थे, उसके साथ मात्र 78% थे, 78 लोग ही उसके साथ चले थे। जब साबरमती आश्रम से चले थे तो मात्र 78 लोग ही उसके साथ थे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बहुत सारा गांव आता गया, तो गांव, रात को गांव में ही रुकते थे। तो गांव वाले सारा लोग मिल के उसके लिए खाने का व्यवस्था करते थे। फिर जब सुबह वहां से प्रस्थान करते थे तो बहुत सारे गांव वाले गांधी जी के साथ चलते थे। फिर आगे चलते चलते बहुत सारा गांव आते गया, तो हर एक गांव शहर से लोग उसके साथ जुड़ते गए। अब कहाँ 78 लोग स्टार्टिंग में था, और जब दांडी पहुंचे, जब दांडी पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग हो गए थे। तो 78 और कहाँ, हजार से प्लस, तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े थे दांडी पहुंचते पहुंचते। और तब जाके नमक कानून तोड़ा। और यहीं से क्या होता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। मार्च में स्टार्ट होता है, और अप्रैल में जाके वो गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और नमक बनाते हैं अपने हाथों से, और नमक कानून को
तोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1931 में जाके 1931 में जाके गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा। गांधी इरविन इरविन कौन थे उस समय, वहां के वाइसरॉय थे। वहां उस समय कौन थे, वाइस रॉय, इंडिया के वाइसरॉय थे इरविन। ठीक है, तो इरविन ने क्या देखा कि ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो गांधी जी से समझौता करने के लिए गए कि हाँ आप लोग ये आंदोलन रोक दीजिए। तो गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, और यहीं से क्या होता है, आंदोलन धीमा पड़ जाता है। आंदोलन और भी जगह चलते रहता है, 1934 तक आंदोलन चलता है, लेकिन 31 में आते आते क्या हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, तो गांधी तो रुक गए, लेकिन अदर जगह चलते गया। अदर जगह अदर लीडर अपना तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाते रहे। जैसे कि सिर्फ नमक कानून तोड़ने से सविनय अवज्ञा नहीं होता है, कि कोई भी हम बात ही नहीं मानेंगे। जैसे कि बिहार में एक कानून था, चौकीदारी में टैक्स लगाया जाता था, कि हाँ चौकीदारी जो होता था उस पे टैक्स, तो वहां पे चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर जो नील का खेती होता था उस पर टैक्स देना बंद किया। मतलब अलग अलग तरीके से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन निकल के सामने आया कि हम लोग अंग्रेजों का बात ही नहीं मानेंगे, उसका कोई भी कानून को फॉलो नहीं करेंगे। तो हर एक जगह अलग अलग तरीके से जो भी कानून था उस कानून को लोग मानते ही नहीं थे, और इस तरह से 1934 तक ये चलते रहा था। और धीरे धीरे ये फिर धीमा पड़ने लगा, क्योंकि लोग कितना दिन तक आंदोलन करेंगे, क्योंकि काम नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या। तो मजबूरन धीरे धीरे ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा और लोग अपने वापस काम पे जाने लगे। ठीक है, इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक गया। उसके बाद आगे चल के क्या होता है, 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो जाता है। 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो जाता है। अब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो जाता है तो अंग्रेज फिर से कांग्रेस के पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, कि मेरा मदद कर दो, मेरा मदद कर दो, हम लोग को सोल्जर का ज़रूरत है, जर्मनी से युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वार हो रहा है। तो अब कांग्रेस ने, गांधी ने, हर एक लीडर ने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी साथ नहीं देंगे। हर बार अलग अलग ऑफर लेके आते थे, जैसे कि अगस्त ऑफर, ठीक है, अगस्त ऑफर लेके आते थे, फिर कैबिनेट मिशन लेके आते थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन लेके आते थे, मतलब बहुत सारा मिशन लेके आए कि किसी तरह से कांग्रेस हम लोग का साथ दे दे। लेकिन कोई भी लोग आए, कितना भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, लेकिन कांग्रेस बात नहीं सुनता था, कि उसका एक ही मांग था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम लोग को क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर ये नहीं दीजिएगा तो हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। और अंग्रेज इसका ये देना नहीं चाह रहा था, कि नहीं नहीं कुछ शासन दे देंगे, कुछ अधिकार दे देंगे, लेकिन अंग्रेज कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार नहीं था। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार नहीं था तो इधर से कांग्रेस भी ना कर देता था, उधर से मुस्लिम लीग का मांग था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग जो था उसका सीधा काम था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, हमको इंडिया से एक अलग देश चाहिए, तभी हम साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मुस्लिम लीग का एक मांग था पाकिस्तान, कांग्रेस का मांग था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। चूंकि वो दोनों दे नहीं सकता था तो हर बार वो मुंह लटका के चला जाता था। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, गांधी जी फिर से पूरा इंडिया को आह्वान किए कि नहीं, अब ये लास्ट टाइम है, अभी अंग्रेज पूरी तरह से कमजोर हैं, ये लास्ट टाइम है। तो क्या करते हैं, वो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें ये क्या करते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं, डू और डाई। मतलब गांधी जी बोलते हैं कि ये अंतिम समय है, या तो आजादी लो या तो अपना जान दे दो आजादी लेते हुए, ये अंतिम घड़ी है,
ये अंतिम घड़ी इसलिए करो या फिर मरो, आज़ादी लेते लेते मर जाओ या आज़ादी लेके रहो लेकिन छोड़ना नहीं है, ये अंतिम समय है। इसलिए इस समय इस नारा बहुत फेमस था भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो का, ठीक है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण था। 1942 तो आ गया, कुछ ही सालों में क्या होता है, 1947 में क्या होता है, आज़ादी मिल जाता है हम लोग को 3 साल के बाद, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 बहुत सारा मिशन आता है बात करने के लिए कि कैसे आज़ादी मिलना चाहिए। हम लोग को आज़ादी देने का बात हुआ था 1948 में कि 1948 में आज़ादी दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हालात बन गया था, जो जिन्ना था पाकिस्तान का मांग को लेके, इस तरह से हालात बन गया था कि इतना ज़्यादा दंगा, लगभग 10 लाख लोग 10 लाख लोग बंगाल में मरे थे। बंगाल में जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे लगभग 10 लाख लोग मरे थे। यहाँ पे क्या किया था, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन लॉन्च कर दिया था। क्या किया था, डायरेक्ट एक्शन लॉन्च किया था कि नहीं, हम लोग को अब पाकिस्तान चाहिए। डायरेक्ट एक्शन कि अब ले लो, लड़ो मरो ले लो। उधर से जिन्ना लॉन्च किया डायरेक्ट एक्शन। इसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को 1948 से पहले ही भारत को छोड़ना पड़ा। एम था कि 1948 में देना है आज़ादी, लेकिन अंग्रेज 1947 में ही भारत छोड़ के चले गए। अगस्त 1947 में ही भारत छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये हुआ पूरा कहानी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। कैसे कैसे पूरा कहानी चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। पहले क्या हुआ, नेशनलिज्म में पहले कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है। कांग्रेस का गठन होने के बाद पहले तो मॉडरेट फेज था, प्रेयर पेटिशन ये सब था। फिर धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, वो थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है आंदोलन में, एक्टिव था वो, ठीक है। फिर आता है गांधी नेरा। गांधी नेरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा मेन जो मूवमेंट है वो इसी वक्त हुआ था। जैसे कि जितना भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, सब इसी में हुआ था। गांधी जी लॉन्च किए थे। इस साथ और भी बहुत सारा लीडर है, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, फिर मोतीलाल नेहरू है, सच्चिदानंद सिन्हा है, मतलब बहुत सारे लीडर थे जो देश को आज़ाद करवाने में साथ दिए। सिर्फ एक लीडर नहीं, सिर्फ गांधी जी एक नहीं थे, सिर्फ अकेला गांधी जी के मूवमेंट से ही आज़ादी नहीं मिली है। बहुत सारे लीडर ने अपना जान गंवाया, भगत सिंह ने अपना जान गंवाया, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, बहुतों ने अपना जान गंवाया है भारत को आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है। तो सभी के बदौलत हम लोग को आज़ादी मिली है। तो उस आज़ादी को हमको कैसे यूज करना है, वो हम लोग सबको समझना पड़ेगा कि आज हम लोग यंग जनरेशन है, आगे चल के ये देश हम लोग के हाथों में आने वाला है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि उन लोगों का बलिदान जाया ना जाए, उन लोगों का बलिदान वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट राइज हुआ था, राष्ट्रवाद आया था इंडिया में, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है। और कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लगा है। कमेंट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा है, क्या है इसमें, क्या दिक्कत है, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो भी बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी तो जानना जरूरी है हमको, ठीक है। तो कमेंट भी जरूर किया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।